रही आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कश्मीर में एक नई बहस शुरू हो गई है। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि कश्मीर में दरअसल अल्पसंख्यक कौन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक परिसूची अभी तक जारी नहीं की गई है और अभी तक अल्पसंख्यकों की कोई भी श्रेणी जम्मू कश्मीर में नहीं है। लेकिन चूंकि पूरे देश भर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक माना जाता है, तो 68% मुसलमानों की आबादी वाले जम्मू कश्मीर में भी मुसलमान अब अपने आप को अल्पसंख्यक बताकर उसका फायदा उठाना चाहते हैं, ताकि उनके दाखिले आसानी से हो सकें, ताकि उन्हें नौकरियां आसानी से मिल सकें। क्या वाकई में ऐसा किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऐसा करना गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि जिन राज्यों में अल्पसंख्यकों की परिभाषा उनकी आबादी के अनुपात पर होनी चाहिए, तो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि देश भर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर में भी एक नई बहस शुरू कर दी गई है। 68%। जी हां, यह है जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की आबादी का प्रतिशत। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी कार्यक्रम और सुविधाएं जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को मिल रही हैं। और इसी मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट देकर यह बताने के लिए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिले। मेरी तरफ से ये मानना है कि ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है कि अगर इस तरह से कोर्ट ने इंटरवेंशन की गई है या फिर इस तरह से कोई इस तरह की बात आई है, तो उसमें बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो स्टेट का जो क्वांटम है उसमें बड़ा अच्छा हेल्प करेगा बैलेंस्ड वे में। तो ऑलरेडी ये मेजॉरिटी में है और जम्मू में जो है ये मतलब मिनॉरिटी में थे, लेकिन अभी मेजॉरिटी में भी ये भी आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू में भी मुस्लिम कम्युनिटी जो है इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ये इसके जो बेनिफिट है ये मैं मानता हूँ कि इसे मतलब एक बाइफरकेट करके अगर बाकी को भी दी जाए तो बेटर होगा इससे। दरअसल इस मामले की शुरुआत एक PIL से हुई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य में बहुसंख्यक होने के बावजूद केंद्र की अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं का फायदा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को मिलता है। इस मामले में एक बड़ा मसला केंद्र सरकार से दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स को लेकर था। केंद्र की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के तहत 453 छात्रवृत्तियां दी गई, जिनमें से 717 मुसलमानों को, 22 बौद्धों को, सिखों को 12 और ईसाइयों को 2 छात्रवृत्तियां मिली थीं, जबकि किसी भी हिंदू छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को आदेश जारी किए गए हैं कि अगले 4 हफ्तों से पहले 4 हफ्तों के भीतर एक ज्वाइंट प्रपोजल बनाइए जिसमें आप हमें ये बता सकें कि इस इशू को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है और जो एक्चुअल माइनॉरिटीज़ हैं J&K में उनके राइट्स को कैसे इंश्योर किया जा सकता है और जो इलीगल बेनिफिशरीज इतने सालों से इसके बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं उसे किस तरीके से रोका जा सकता है। ये सारे इशूज़ अपने ज्वाइंट प्रपोजल में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बैठ के हैंडल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को उसकी एक प्रति देंगे। इस मुद्दे के उठने के बाद सूबे की सियासत में भी हलचल शुरू हो गई है। बहुसंख्यक मुस्लिम वोट बैंक के खिलाफ कोई दल खुलकर बोलना नहीं चाहता। जो रूल ऑफ लॉ की सेंस है वो परवेल होनी चाहिए। जो भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी होगी, मुझे लगता है विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक दी होगी। देश के अंदर एक समाज हो, एक सबका साथ सबका विकास जैसा कंसेप्ट है, उसके अंदर कम्युनिटी स्टेटस की मैं समझता हूं कि बहुत जरूरत नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य के अल्पसंख्यकों में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। अदालत में आज जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच इस बात को लेकर एक राय थी कि इस मसले का हल आपसी बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। और अगर हकीकत में देखा जाए तो ऐसा होना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि पहले से ही अशांत जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा बेहद संजीदा है और ऐसी सूरत में दोनों सरकारों को बातचीत के लिए बैठते वक्त सूबे के मौजूदा हालात को ध्यान में रखना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। 150 घंटे में 50 फैसले, ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धि आज। लेकिन 2 बच्चों ने इंसाफ के इंतजार की ऐसी गुहार लगाई कि आखिरकार उनके इंतजार को खत्म करने खुद मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ा। ये बच्चे लंबे वक्त से अपने पिता के कातिलों को सजा दिलवाने की मांग कर रहे थे और जब न्यूज नेशन ने इनकी आवाज बुलंद की तो खुद मुख्यमंत्री ने इन बच्चों की मदद का भरोसा दिया। क्या नाम है? प्राची और शुभम तकरीबन 1 साल से इंसाफ की मांग कर रहे थे और इनकी आवाज सुनी गई उत्तर प्रदेश में योगी राज में।
ये दोनों बच्चे इंसाफ के लिए लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठे थे। जब न्यूज नेशन ने इनकी खबर दिखाई तो सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी इनकी बात पहुंची और सीएम साहब ने फौरन इन बच्चों की गुहार पर कार्रवाई का आदेश दे दिया और 24 घंटे में पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सीएम के ऑफिस से जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर हमारे पापा के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि वो पकड़े जाएंगे, हमारे सीएम साहब जरूर पकड़वा देंगे उन्हें। दरअसल शुभम और प्राची के पिता का साल 2016 में कत्ल कर दिया गया था। कत्ल का आरोप अमित ठाकुर नाम के एक शख्स पर था, लेकिन अब तक अमित ठाकुर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद शुभम और प्राची ने अपने पिता को इंसाफ दिलाना जिंदगी का मकसद बना लिया। इस मामले में दोनों बच्चे चश्मदीद हैं, बावजूद इसके इनकी सुनवाई नहीं हुई। जब न्यूज नेशन की टीम इन बच्चों से मिली तो न्यूज नेशन ने इंसाफ की इस गुहार को देश के सामने रखा और आज शुभम और प्राची न्यूज नेशन को इस मदद के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। न्यूज नेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने मेरी खबर चलाई और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाली। पहले मनचलों को सबक सिखाना, फिर सरेआम शराब पीने वालों की अक्ल ठिकाने लगाना और अब इन दो मासूम की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना। योगी राज का पहला अध्याय उनके कहे मुताबिक सबका साथ सबका विकास की तरफ चलता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं तो उनके दर पर लोगों को इंसाफ भी तुरंत ही मिल रहा है। बुलंदशहर से आए बच्चों को मदद का भरोसा देने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियुक्त के 24 घंटे में गिरफ्तारी के भी आदेश दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की धमक है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की जा रही है, एजेंडा उथलते जा रहे हैं और ऐसे में सियासी दंगल के बीच सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। बवाना से आम आदमी पार्टी के टिकट पर 50,000 वोटों से जीतने वाले विधायक वेद प्रकाश सतीश ने आज आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। वेद प्रकाश आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गया। एमसीडी चुनाव से ऐन पहले हुई इस घटना को बीजेपी ने कामयाबी करार दिया है। अरविंद केजरीवाल लैपटॉप से सरकार चला रहे हैं। वो मुश्किल से जो 400-500 लोग हैं उनको ट्विटर पे उस पे बिठा दिए हैं और उनके अलावा किसी से बात नहीं करते। तो अगर आप ज़मीन पे नहीं उतरेंगे तो आपका यही हश्र होगा, लोग आपको छोड़ते जाएंगे। वेद प्रकाश ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़ा है बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर इल्जामों की एक लंबी झड़ी भी लगा दी है। साथ ही वेद प्रकाश ने यह भी दावा किया है कि आने वाले वक्त में कुछ और विधायक भी झाड़ू छोड़कर कमल का दामन थाम सकते हैं। 30-35 विधायक ऐसे हैं जो रोते हैं। एक मेरी बहन पिछली मीटिंग में कुछ कहना चाह रही थी, उसको बोले बैठ जाओ, तुम सबसे ज्यादा शानी हो क्या, और रोई, वो विधायक है। इस झटके के लगते ही आम आदमी पार्टी भी डैमेज कंट्रोल के मोड में नजर आई। पार्टी नेताओं ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त जैसे संगीन इल्जाम मढ़ दिए। एमसीडी के चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में शुरू किया है, हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश शुरू किया है, लेकिन इसका खामियाजा जनता अपने वोट की ताकत से एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सुनाएगी अपना फैसला। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले हुए इस नाटकीय घटनाक्रम से सियासी माहौल गर्म हो चुका है। मंगलवार को बीजेपी की लिस्ट आनी है, लेकिन लिस्ट से पहले ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चेता दिया है। पंजाब और गोवा चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार टूटता जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के नेताओं का पार्टी से अलग होने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में इस मौके को कैश करने में विपक्ष कोई भी देरी नहीं करना चाहता। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्र घोष के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले पर चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। अगर यह फैसला आम आदमी पार्टी के खिलाफ आता है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने एक बड़ा संकट जरूर होगा। सरकार गिरेगी नहीं, लेकिन साख बड़े पैमाने पर जा सकती है।